कर दो, इससे लेट हो रही है तो वो कर देगा बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजेंद्र सिंह परमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एमपी के जो दो लोकल्स हैं, सबसे पहले हमने प्रायोरिटी पर उनको रखा है। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो लोकल में है, एमपी के लोकल में सिविल जज के सिलेबस में जो आता है वो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ठीक है, स्क्रीन पे आप इसका नाम देख पा रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। आज इस एक्ट को पढ़ेंगे हम। जल्दी से ज्वाइन करिए। शुरुआत करते हैं आज एक नए एक्ट की। और आज ये यूट्यूब पे मे बी लास्ट क्लास हो, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए ऐप पे, अगर आप क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इस एक्ट को राष्ट्रपति की जो एसेंट मिली, कब मिली? 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 सितंबर को प्रथम बार प्रकाशित की गई। 21 सितंबर 1960 को फर्स्ट बार जो है पब्लिश हुई थी ये गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता राजस्व अधिकारियों की शक्ति, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकारों और दायित्वों, कृषिक भूदतियों और भूमि से संबंधित अन्य विषयों तथा उनसे आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु अधिनियम। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट है क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है इस एक्ट का, ये एक्ट जो है क्यों बनाया गया। ठीक है, तो इस एक्ट का जैसा कि नाम है लैंड रेवेन्यू कोड, देखो क्या है इस एक्ट का नाम, मध्य भू राजस्व संहिता। भू राजस्व, भूमि से राजस्व वसूल करने की प्रक्रिया। ठीक है, और फिर चाहे वो भूमि ड्वेलिंग पर्पज के लिए यूज होती हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होती हो, सब पे आपको रेवेन्यू देना पड़ता है। ठीक है, इसका सेक्शन 57 ये कहता है कि जितनी भी लैंड है, समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं। किसकी हैं? राज्य सरकार की हैं। समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, ये कौन कहता है? सेक्शन 57 कहता है। भले ही आप जो है इस घर में रह रहे हैं या जिस एग्रीकल्चर में खेत पे आप खेती कर रहे हैं, वो फर्स्टली सबसे पहला ओनर, फर्स्ट ओनर जो है वो कौन है? उसका फर्स्ट ओनर है उसका राज्य, स्टेट। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या हैं? फिर भाई हम लोग तो टेम्परेरी ओनर हैं। ठीक है, सेकंड ओनर है हम लोग उस प्रॉपर्टी के। तो हमको क्या है, उस लैंड का यूज करने के लिए क्या देना पड़ता है? राज्य सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू, राजस्व। क्या बोलते हैं उसको? राजस्व, रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व। तो उसी राजस्व को लेकर के ये पूरा एक्ट बनाया गया है कि भाई उस राजस्व देने का तरीका क्या होगा, क्या कैसे क्लासिफिकेशन होगा, भूमि के लैंड रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ठीक है, क्या क्या तरीका होगा। ठीक है, राजस्व वसूल किन किन भूमि पे होगा, किन पे नहीं होगा, किस पर्पज के लिए यूज होती है, तो कैसे अलग राजस्व लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट राजस्व लगेगा। ठीक है, और ये आपको यहाँ क्या लिखा है, ये है आपका प्रीम्बल, एक तरीके से उद्देशिका जो हर एक्ट में होती है, जो मैंने आपको बताया था कि हर एक्ट में एक उद्देशिका होती है। तो ये वही उद्देशिका की बात करता है। क्या है उद्देशिका? कि भाई क्या पर्पज है बनाने का? मध्य प्रदेश में भू राजस्व, राजस्व अधिकारियों की शक्तियां। ठीक है, भू राजस्व, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकारों दायित्वों, जो राज्य से भूमि धारण करते हैं, स्टेट अलॉट करता है, कुछ लोगों को भूमि दे देता है, यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो उनके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, कृषिक भूधरतियों और भूमि से संबंधित अन्य विषयों। ठीक है, कृषकों और भूदतियों जो स्वामी है उसके और भूमि से संबंधित अन्य विषयों तथा उनसे आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु ये अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इन सबके अधिकारों को बताने के लिए, भूमि स्वामियों के दायित्वों को बताने के लिए, इन सबको कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड, मतलब इससे पहले कोई लॉ था उसको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है और अमेंड करना है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, अभी तो हो गया होगा।
गुड मॉर्निंग भारती जी। अभी ऐप ओपन हो गया होगा, हो गया क्या? बताइए, हो गया? चलो, तो ये क्या है, प्रीम्बल था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, मैं आपको बताया कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, नाम ही है उसका एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। लैंड रेवेन्यू भूमि से राजस्व वसूल करने के लिए जो है, क्योंकि भूमि सरकार की है और हर भूमि पे आपको राजस्व देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है, तो उसके लिए पूरी प्रोसीजर जो है इस एक्ट में दी गई है। ठीक है, 264 इसके टोटल क्या है, 264 इसके टोटल इसमें चैप्टर हैं। ठीक है, चलो, अब इसका पहला चैप्टर जो कि प्रारंभिक है, जैसा कि हर एक्ट में होता है, आप जानते हैं हर एक्ट में ये चैप्टर होता ही है, प्रारंभिक। ठीक है, क्या है? प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। तो संक्षिप्त विस्तार तथा प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। इस एक्ट का नाम है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ठीक है, हाँ पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल। लैंग्वेज तो मैटर नहीं करता, उसके लिए आप चिंता नहीं करो। ठीक है, आपको पहली चीज क्या समझ में आई, एक्ट का नाम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इसका विस्तार। अब एक्सटेंशन की बात आती है, किसी भी एक्ट के हम एक्सटेंशन को देखते हैं, विस्तार को देखते हैं कहां तक होता है। तो इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, किंतु इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी बात भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश, भू राजस्व के निर्धारण, भू राजस्व के उगाही से संबंधित उपबंधों को और उनसे आनुषंगिक संबंध उपबंधों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं। आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, की पॉइंट निकालना सीखो, कहां लागू है, मध्य प्रदेश पर लागू नहीं है। ये क्वेश्चन यहां से पूछे कहां लागू नहीं है, तो आप बोलोगे जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, क्या, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन समय समय पर आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, कहां लागू है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, लेकिन फिर कहां नहीं है, तो भाई भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, उसमें जो आरक्षित और संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड जो एरिया है, प्रोटेक्टेड जो वन है, फॉरेस्ट है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता भाई, इसलिए क्योंकि उनके लिए अलग से लॉ बना हुआ है, भारतीय वन अधिनियम अलग से है ना, फॉरेस्ट के लिए अलग से लॉ है, तो वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वहां एप्लीकेबल नहीं होता। परंतु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबंध ऐसे क्षेत्रों में धारा 59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि सेक्शन 59 के प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये देखो, यह संहिता ऐसी तारीख को प्रबद्ध होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यहां से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये क्या कहता है कि ये डेट, ये जो एक्ट है लागू कब से होगा पूरे मध्य प्रदेश में, ये कब से फोर्स में आ जाएगा। तो इसके लिए कहता है जब राज्य सरकार एक अधिसूचना निकाल दे, उस अधिसूचना में एक डेट फिक्स करेगी, उस डेट से। तो ये डेट आप लिख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है एग्जाम में, पूछते हैं। क्या लिखोगे, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, अब महात्मा गांधी गांधी जयंती मनाई जाती है ना 2 अक्टूबर, तो डेट भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो कब है इनकी इन्फोर्समेंट डेट, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको साथ ही साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी निकालना बताता जाऊंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई एक कहां पे, मतलब ये क्वेश्चन जैसे इस एरिया, जितना मैंने अभी तक पढ़ा, जितना आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है, यहां तक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई कहां पे एप्लीकेबल है, संपूर्ण मध्य प्रदेश। कहां नहीं है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में जो आरक्षित वन और संरक्षित वन है वहां लागू नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चांस इसी के हैं, भाई कब से, कई बार बना है, मतलब कई बार प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, प्रवर्तन की तिथि है 2 अक्टूबर 1959 से ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब जैसा कि आपने, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट या कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो सामान्यतः पहले सेक्शन के बाद में दूसरी उसमें आपको क्या होता है, डेफिनेशन ही मिलती है। कुछ एक एक्ट हैं जिनमें सेक्शन 3 में मिलती है, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। बाकी सामान्यतः सेक्शन 2 जो है फिक्स होता है डेफिनेशन क्लॉज के लिए। किसके लिए, डेफिनेशन क्लॉज के लिए। परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है।
तो परिभाषाओं में देखिए, इस संहिता में जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध ना हो, तो पहली डेफिनेशन है। इस लाइन का मतलब समझते हैं आप? जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध ना हो, मतलब कोई कॉन्ट्रेरी मीनिंग ना निकलता हो, संहिता में कोई कॉन्ट्रेरी प्रावधान ना हो, तब तक क्या माना जाएगा। अब डेफिनेशन एक एक करके पढ़ना बहुत ध्यान से। तो मैं डेफिनेशन में भी आपको बता देता हूं कि एमपीएलआरसी से या और भी किसी एक्ट से डेफिनेशन में दो तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी बात पे बन जाता है कि भाई सीधा ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में, किस धारा के किस खंड में, किस सेक्शन के किस क्लॉज में आबादी को परिभाषित किया गया है। आपके पास चार ऑप्शन होंगे भाई, ये ध्यान रखना। ये 2(1)(a) पूरा ऐसे चलता है, ठीक है। तो 2(1) के ए में, ठीक है, 2(1) के बी में, 2(1) के सी में, 2(1) के डी में, बस ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है कि कहां डिफाइन है, तो आबादी कहां डिफाइन है, 2(1) के ए में, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन, ये पूरा बहुत बड़ा डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, बड़ा डेफिनेशन क्लॉज है, थोड़ा सा दिमाग भी खाता है आपका, लेकिन पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज में आपको पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा कि आपको विशेष ध्यान इनके किस क्लॉज पर रखना है और किन डेफिनेशन को आपको याद रखना ही है, जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट, बेसिकली रीड तो करवाऊंगा, पूरा करवा दूंगा, लेकिन आपको जो जहां जहां पे फोकस करना है वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आबादी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना, मार्क करते चलना, ठीक है। आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास, सबसे पहली चीज जो की पॉइंट हमको मिला वो किसी ग्राम में, क्या है, किसी ग्राम में। तो ये आबादी क्षेत्र जो टर्म है, जो आबादी यूज की, इंग्लिश में भी आबादी बोलते हैं, ये यूज किया गया, ये सिर्फ गांव के लिए है, ग्राम में समझो, ठीक है। तो आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए, किसके लिए, निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषंगिक मतलब उससे जुड़े हुए किसी प्रयोजनों के लिए। भाई निवास करने बात रहते हैं तो निवास करने वालों को साथ में कुछ और आवश्यकताएं भी पड़ती हैं, कचरा कहाँ फेंकेंगे, हैंडपंप कहाँ लगाएंगे, है ना, गाय भैंसे कहाँ बांधेंगे, गांव में रहती है ना कई सी चीजें। तो या तो निवासियों के निवास के लिए और उससे जुड़े हुए प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र, सरकार जो आरक्षित कर देती है वही एरिया। जैसे कई बार क्या होता है, कोई खाली जगह है, कुछ रहवासी आके वहां रहने लग गए कहीं से भी आके, तो सरकार उसको कहती है भाई ये ठीक है, ये पर्टिकुलर गांव के लिए ये रिजर्व कर दिया जाता है ना, इसको एक नाम दे देते हैं, गांव का नाम दे देते हैं ना। तो आरक्षित क्षेत्र आप देखा हुआ, आप तो खैर डेवलप हो गया है, कई सारे गाँव आज भी आपको ऐसे मिलेंगे, गाँव में लोग रह रहे हैं लेकिन कोई नाम नहीं है ना भाई, कोई नाम ही नहीं है, मतलब किसी के पास, जैसे जिसने जहां बना लिया वहां रह रहा है, लेकिन किसी के पास मकान की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, बस जिसने जहां बना लिया बस पोजीशन पे चल रहा है, कोई ओनर नहीं है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये, तो कहता है कि समय समय पर आरक्षित क्षेत्र सरकार ने आरक्षित कर दिए हैं और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप है, जिसके सिनोनिम्स कह सकते हो, जैसे ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। तो आबादी से क्या मतलब, उसमें ग्राम स्थल या गांव स्थान जो है उसका भी अर्थ इसी तरीके से लगाया जाएगा, मतलब उसका सिनोनिम्स है ये वर्ड, ठीक है। इसको इस नाम से भी जाना जा सकता है आबादी को, ठीक है। तो क्या समझ, आबादी क्या है, जो गांव में निवासियों के निवास के लिए जो जो एरिया रिजर्व कर दिया जाता है वही आबादी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि, कृषि के अंतर्गत है क्या, कृषि के अंतर्गत क्या आता है, कृषि के अंतर्गत आता है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्पज से और मेंस दोनों के लिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए ज्यादा, यहां से क्वेश्चंस कई बार बना है। तो कृषि के अंतर्गत है वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, देखो वार्षिक या नियतकालिक, वार्षिक मतलब हर साल फसल होती है और ये नियतकालिक मतलब पर्टिकुलर किसी पीरियड में जो उगाई जाती हैं फसलों का, जिनमें पान तथा सिंगाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है उगाया जाना, ठीक है। कृषि के अंतर्गत क्या आता है, वार्षिक नियतकालिक जो फसलें हैं, पान की फसल, सिंगाड़े की फसल, उद्यान, उद्यान जानते हैं ना, फूल वूल जो उगाए जाते हैं, वो ऐसी फसल उगाया जाना कृषि में आता है। दूसरा उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान कृषि जो होती है ये भी इसमें आता है, ठीक है।
फलोद्यान लगाना तथा उसका समारक्षण करना, फल के वृक्ष वगैरह, फलोद्यान फल का उद्यान है ना, लगाना, उसकी देखरेख करना। और क्या, चारे, चराई, छप्पर छाने की घास, भाई चारे मतलब गांव के, जो गांव में जो गाय भैंसें जो होती है उनके लिए चारे की व्यवस्था होती है ना, चराई के लिए या फिर चरने के लिए खाली जगह, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं उसको, ग्रेजिंग लैंड खाली छोड़ दी जाती है, ओपन लैंड काय के लिए, भाई गाय भैंसें बस वहां पे चरेंगी, जो घास निकल आती है। और छप्पर छाने की घास के लिए, अपने गांव वगैरह में देखो छप्पर की छत बनाते हैं, छप्पर की है, छप्पर ऐसे बुन बुन के छप्पर डालते हैं ना, तो छप्पर छाने की किसके लिए, घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना। और क्या, ये चार चीजें किसमें आती हैं, ये वर्ड दिमाग में रखना है, कृषि में। और क्या है, नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा, उपांत सीमा मतलब बाहरी एरिया जो है ना, उपांत सीमा बाहरी एरिया से 5 किलोमीटर से, ये ध्यान रखना, 5 किलोमीटर का ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन प्री में यहां से कंफ्यूज करता है। इसके लिए 10 किलोमीटर लिख देगा, 2 किलोमीटर लिख देगा, 1 किलोमीटर लिख देगा, और एक ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है। तो नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा मतलब बाहरी एरिया, ठीक है, जो भी नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, उसकी बाहरी एरिया से अधिक, 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म होता है, मछली जो कुक्कुट मुर्गी पालन जो होता है व्यवसाय, मछली पालन या पशु पालन के लिए भूमि का उपयोग करना भी किस में आता है, कृषि भूमि में आता है, कृषि में आता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको दिक्कत आएगी नहीं 4 पॉइंट में। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आएगी इसी में आएगी कि सर कुक्कुट पालन, मछली पालन, पशु पालन, पोल्ट्री फार्म, ये सब चीजें ये कैसे आ जाएंगे उसमें, हाँ ये भी आते हैं ना। इसके लिए उन्हें क्या है, इस एरिया मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये काम हो रहे हैं उसको भी हम कृषि के अंतर्गत मानते हैं, और ये कृषि का ही एक पार्ट उन्होंने इस एक्ट के लिए माना है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि कृषि की डेफिनेशन है मछली पालन, कुक्कुट पालन और पशुपालन, ये भी आता है, बशर्ते नगरीय क्षेत्र से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर वो एरिया रिजर्व हो, स्थित हो, जहां पे ये काम हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। कृषि वर्ष, कृषि वर्ष से विपरीत है 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रारंभ होने वाला वर्ष। कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर कब से माना जाएगा शुरू होने वाला, तो ने कहा 1 जुलाई, या राज्य सरकार चाहे तो कोई और डेट भी फिक्स कर सकती है। तो राज्य सरकार ने अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं करी है, तुम क्या मान के चलेंगे, 1 जुलाई। क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, कृषि वर्ष कब से लागू होता है, 1 जुलाई से। कृषि वर्ष से विपरीत है 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला, शुरू होने वाला वर्ष। क्लियर है, 1 जुलाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंडल से क्या है विपरीत है, बोर्ड। तो धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मंडल। ठीक है, मतलब देखो इसमें जो अथॉरिटीज जो होती है ना, आपके एसएलआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और ये आपका डीएम, एसडीएम, कलेक्टर तक लेके कमिश्नर, ठीक है, इन सब के ऊपर जो होता है सबसे हायर अथॉरिटी जो है एमपी लैंड रेवेन्यू इसकी, वो है बोर्ड, मंडल, राजस्व मंडल। तो उन्होंने कहा बोर्ड से क्या अधीन है, मंडल से क्या अधीन है, कि ऐसा मंडल जो धारा 3 के अधीन राजस्व मंडल के रूप में गठित किया गया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है कहां पे, राजस्व मंडल धारा 3 में, मतलब थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम सेक्शन 3 में कि भाई कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, कहां पे है, हेड ऑफिस कहां पे है, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब है तीसरा वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक, वास्तविक कृषक से क्या मतलब है, से विपरीत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है। भाई वास्तविक कृषक से क्या, बोनाफाइड एग्रीकल्चर से क्या मतलब है, जो भूमि पर स्वयं खेती करता है, या ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर खुद से खेती खुद से करता है, स्वयं खेती करता है, या जिससे युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा, या फिर अभी खेती नहीं भी कर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे युक्तियुक्त रूप से कि भाई वो खुद ही उस पे भूमि पे खेती करेगा। ठीक है, तो वास्तविक कृषक कौन, जो लैंड पर खुद से खेती करता है, या युक्ति रूप से हम प्रत्याशा कर सकते हैं कि वो स्वयं खेती करेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को वास्तविक कृषक कहते हैं। अब सहकारी सोसाइटी से क्या विपरीत है, तो सहकारी सोसाइटी वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लो। सहकारी सोसाइटी से विपरीत है सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्राप्त अधीन है, उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आपके राज्य में अगर कोई लॉ फोर्स में है तो उस लॉ के अधीन रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज हैं उनको हम सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकास योजना।
विकास योजना का अर्थ क्या है? विकास योजना का अर्थ है जो कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में उसके लिए दिया गया है। तो भाई ये ऐसे जो है इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखता है तो कहाँ पूछेगा भाई, पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इस एक्ट का नाम पूछ लेगा कि भाई विकास योजना से क्या मतलब है, दो तीन एक्ट के नाम देगा कि किस एक्ट में डिफाइन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ये एक्ट लिखा है कौन सा, ग्राम नगर तथा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, उसमें जो डिफाइन है विकास योजना, वही डेवलपमेंट स्कीम से मतलब वही है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी वन से क्या विपरीत है? सरकारी वन, गवर्नमेंट फॉरेस्ट से विपरीत है कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपवनों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया है। क्या कहता है? सरकारी वन से क्या विपरीत है? ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित है, ठीक है, तो जिसको हमने एक्सेप्शन के तौर पर रखा था, ठीक है। तो आरक्षित भारतीय वन अधिनियम 27 में आरक्षित वन और संरक्षित वन जो है, जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट हैं उनको रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, उनको हम क्या मानते हैं? उनको मानते हैं सरकारी वन, ठीक है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। क्लियर है? जुड़े रहिए। थोड़ा सा डेफिनेशन क्लॉज का डेफिनेटली आई एग्री कि बोर करता है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रीलिम्स में आपको कई सारे क्वेश्चन यहां से मिलते ही हैं। सरकारी पट्टेदार, गवर्नमेंट लेसी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सरकारी पट्टेदार से विपरीत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। तो कहता है सरकारी पट्टेदार से क्या मतलब है? जो 181 में राज्य सरकार ने जिसको भूमि दे दी है उपयोग करने के लिए, भाई ऐसा है गरीब आदमी अलॉट कर दी, एक काम करो तुम इसको खेती करो, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। सरकार अलॉट करती रहती है लैंड गरीबों को, तो 181 में जिसको अलॉट की गई है ना भूमि, जिसको अधिकार दे दिया गया है, तो सरकारी पट्टेदार से वो व्यक्ति है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको 181 जब सेक्शन पे जाएंगे तब, ठीक है। खाता, खाता से क्या मतलब है? ये कौन सा खाता है? ये आपका जो बैंक अकाउंट खुलता है वो वाला खाता नहीं है। कौन सा अकाउंट है बताओ? अकाउंट नंबर होते हैं, आपने देखा ना कि भाई कितने खाते हैं तुम्हारे पास। आपने सुना होगा गांव की में जब लैंड पे जब बात करते हैं ग्रामीण लोग, देखना आप कई बार खेती के बारे में बात करते हैं, भाई कितने खाते हैं तुम्हारे पास, है ना भाई, खाता क्रमांक क्या है तुम्हारा। तो ये अकाउंट वाला नहीं है, हमारी जमीन है ना जो होल्डिंग है उसको भी एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं खाता। तो खाता से विपरीत है ऐसा भूखंड, पार्सल ऑफ लैंड, क्या? ऐसा भूखंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है। कोई भी ऐसा भूखंड जिस पर भू राजस्व जो है सेपरेटली डिसाइड है, ठीक है, निर्धारित किया गया है, और जो एक ही भूधृति के अधीन धारित है, ठीक है, और जो एक ही भूधृति मतलब जो उसका भूस्वामी उसके अधीन धारित है। तो मतलब हर वो लैंड, पार्सल ऑफ लैंड जो किसी उसका ओनर एक है, ठीक है, मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल मान के चलो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके कई सारे जगह हैं, कई सारी जगह हैं उसकी, है ना, एक आधा बीघा खेत उसका यहाँ है, आधा बीघा खेत उसका वहां है। तो हर पार्सल ऑफ लैंड को एक खाता नंबर दिया जाता है, एक खाता क्रमांक दिया जाता है, उसका स्वामी तो एक ही है, तो उसे उस जो नंबर उस पार्सल ऑफ लैंड को, जो भूमि के खंड को जो नंबर दिया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं खाता, ठीक है। याद रखना 2 के जहां में परिभाषित है, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट सुधार, ये भाई मेंस में पूछ लिया था, तो इस पे चाहो तो मेंस लिख लेना, मेंस में पूछा जा चुका है, एमपीसीजे में, प्री में तो क्वेश्चन आता ही है, ये सिविल जज के मेंस में भी पूछा जा चुका है एमपी के। तो सुनो, सुधार, सुधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज को पहले से बेहतर बना देना। सुधार का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल समझाते कि भाई कहते हैं ना यार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो यार, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करो। इंप्रूव करो मतलब सुधारो, पहले से और अच्छी करो। क्लियर? तो सुधार अब ये जो सुधार है ये इंप्रूवमेंट है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है? ये खाते के संबंध में। खाता क्या था? अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, उसके रिगार्डिंग, यानी कि आपकी जो पीस ऑफ लैंड है जो आपका, उसमें कोई सुधार आप करते हो, ठीक है, उसके बारे में। तो किसको सुधार माना जाएगा, किसको इंप्रूवमेंट माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, बड़ी डेफिनेशन है, इसलिए ये मेंस में आ चुकी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इसको। सुधार से किसी खाते के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है।
कोई ऐसा संक्रमण यानी कोई भी ऐसा आपने काम किया जिससे उस खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है। खाते के मूल्य मतलब उस पार्सल ऑफ लैंड में, ठीक है, वो जो है पार्सल ऑफ लैंड है ना, उसमें क्या होती है, तात्विक वृद्धि होती है, उसमें कुछ उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। आपका कमेंट कट रहा है, अभी मैं बताता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। हेलो, मुझे कुछ जानना है सर कि सिविल जज की जगह रही आ रही है, सिविल जज की वैकेंसी एमपी की, हाँ आएगी, वैकेंसी तो आनी है, जल्दी आनी है, कभी भी आ सकती है। वो रेट जो थी अभी हाल फिलहाल जो है सुप्रीम हाई कोर्ट से डिसाइड हो गई है ना, तो आ सकती है, प्रोबेबली जल्दी आएगी। बट अभी क्या है थोड़ा सा, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल हो गई, स्टे विस्टे हो गए तो बात रहे, वैसे ड्यू प्रोसेस में जल्दी आएगी। मैं रिप्लाई कर तो रहा हूँ, आपका एक्चुअली कमेंट कट रहा है, 1 मिनट रुक जाइए ना, अभी मैं करवाता हूँ आपको इसका। चलो, ये क्या कहता है, जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन की संगत है जिसके लिए खाता धारित है, ठीक है। क्या समझ में आया कि कोई ऐसा कोई भी ऐसा काम उस खाते पे आप कर रहे हो जिससे उसमें तात्विक उसके मूल्य में उसकी कीमत बढ़ जाती है, कोई सुधार ऐसा करे जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है, जो खाते के लिए उपयुक्त है, उसके लिए अच्छी है, ठीक है, तथा उस प्रयोजनों के लिए संगत है जिसके लिए खाता धारित है, ठीक है, उससे मतलब मिले जुले प्रयोजन से के लिए है। और यदि खाते पर निष्पादित ना किया गया हो तो या तो प्रत्यक्षतः उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया है या निष्पादित किए जाने के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्षतः फायदाप्रद बना दिया गया है, ठीक है। तो ये कहता है भाई या तो स्पेशली उसी के लिए किया गया था, उसी खाते के लिए, या फिर कहता है कि उस खाते के लिए नहीं किया गया था, दूसरे के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसके लिए उपयोग किए जाने लगा। भाई कोई नल, कोई हैंडपंप, कोई एक नलकूप, कोई कुआं खोदा था, या तो डायरेक्ट इसी खाते के लिए या बगल वाले के लिए खोदा था, लेकिन आज इसमें यूज कर रहे हैं तो इसके लिए फायदाप्रद हो गया वो, तो इसमें भी सुधार हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अब इसको याद आपको यहां से करना है, ये पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत है क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, मतलब सुधार जो होगा, इंप्रूवमेंट होगा, जो वर्ड्स उस इंप्रूवमेंट वर्ड में क्या क्या शामिल है, कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण प्रदाय वितरण के लिए क्या क्या बना रहे हो आप, तालाब, कुओं, जल सरणियों, बांधों, अन्य संक्रमणों का सन्निर्माण, ठीक है, मतलब जो पानी के लिए व्यवस्था हो, खेतों में जो पानी दिया जाता है ना, इरिगेशन, उसके रिगार्डिंग आप ये सब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्या तालाब बनवा रहे हैं, कुएं, जल सरणियां होती है पानी को स्टोर करके रखते, बांध, या ऐसे ही संक्रमणों का सन्निर्माण उस खाते के लिए आपने करवाया है, तो ये सुधार की कैटेगरी में आता है, ये माना जाता है कि आपने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जो, हाँ इसके दूसरा पॉइंट, अब इसके 5 पॉइंट पढ़ते हैं अभी, ठीक है। बीच में अपना ये क्या आ गया है, हाँ सिविल जज कूपन आ गया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 1999 का ऑनलाइन का कोर्स है, ठीक है। 20% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परमार सर 20 कूपन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये 1600 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, ये ले सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है आपको सत्ताई शर्मा क्लासेस की, और ये आपको कोर्स 20% डिस्काउंट पर भी मिल जाएगा अगर आप जल्दी से जल्दी करते हैं परचेज तो, क्योंकि ये देखो आज ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ से आगे अगर आप सिविल जज आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ही मतलब कम से भी कम है, इससे कम प्राइस कहीं है ही नहीं है, ठीक है। पूरे 12 सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र 1600 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि भाई सर अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल है सबके लिए, मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जल्दी से जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो ये कहीं ना कहीं आप जुड़े रहेंगे, पढ़ाई में आपको कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें विघ्न नहीं आएगा। और ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑफलाइन क्लास नवलखा सेंटर पे हमारे इंदौर में जो है चल रही है, सुबह 9 बजे से 9 से 11 2 घंटे की क्लास रहती है, क्लियर, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट है भूमि के जल निकास के लिए या बाढ़ों से या जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए संक्रमणों का सन्निर्माण। आपने देखा हो कई बार क्या होता है कि ये तो कह रहे भूमि के जल निकास के लिए, आप लोगों में से जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो समझ पा रहे होंगे, गांव में खेतों में थोड़ा सा साइड से एक वैसा बना दिया जाता है, इसमें पानी निकालने के लिए व्यवस्था होती है, मेड़ बोलते हैं आई थिंक उसको, है ना, पानी निकालने की व्यवस्था होती है, वो बना रहे हो।
और क्या करे हो, जल द्वारा कटाव से, बाढ़ जब पानी जब तेज बहाव में आता है ना तो खेतों को नुकसान पहुंचा जाता है, खेतों को नुकसान पहुंचाता है, कट जाती है भूमि, उससे प्रोटेक्शन, जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए कोई भी आपने संकर्म, कोई भी आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसा निर्माण किया है तो वो सुधार की कैटेगरी में आता है। तीसरा, वृक्षारोपण और भूमि का कृषिकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना या उसकी सीढ़ी बंदी करना, है ना, ये सब चीजें क्यों करते हो आप, खेत को, अपने खाते को अच्छा बनाने के लिए करते हो। वृक्षारोपण कर देते हैं खेतों के आसपास में। देखिए खेतों के आसपास वृक्षारोपण कर, वृक्षों का फायदा क्या होता है, जब बड़े बड़े आप पेड़ लगा देते हैं ना तो क्या होता है, नीचे जो जड़ें, उसकी बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें फैल जाती है, तो क्या होता है उस एरिया में, उसके आसपास के एरिया में भी एक नमी बनी रहती है। क्या होता है, एक नमी बनी रहती है, इसीलिए वहां पे ये वृक्षारोपण से फायदा होता है। भूमि का कृषिकरण, साफ सफाई करते हैं, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, ठीक है, समतल करना, उसकी सीढ़ी बंदी करना है, एक जैसा बना देना, मतलब ऊंची नीची है ऐसी जगह तो उसको सीधा करना है ना, ये सारे सब चीजें सुधार की कैटेगरी में आती हैं। और क्या है भाई, आबादी या नगरीय क्षेत्र में ना होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर या उसके समीप में ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक, लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित हो। भाई ये समझ रहे हो, ये आबादी नगरीय क्षेत्र में ना होकर अन्यत्र होने वाले खाते पर। आपने देखा होगा गांव वगैरह में खेत जो होते हैं, ठीक है, क्या होता है कि उसमें जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे भाई क्या करते हैं कि पानी वानी देना, उनके आज रात में हम खेतों में पानी देंगे, पानी उसको इरिगेशन होगा, पूरी रात में पानी दिया जाएगा, तो भाई पानी देंगे तो क्या करेंगे, क्या बैठेंगे, खेत में बैठेंगे, तो वहां पे रुकने के लिए कुछ करना, कुछ मीन वाइल फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पे स्टे के लिए एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं, खेत के एक कह सकते हो आप, एक कोने में, एक एरिया में क्या करते हैं, एक छोटा सा कमरा बना लिया जाता है ना, तो ये वही कह रहा है ना, ऐसा आपने कहता है, ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक, भाई उसके अच्छे उपयोग के लिए तो बना रहे हैं, वो खेतों की देख रेख कर पाए, है ना, टाइम टू टाइम उस वहां पे जाके रुकें, देखें, पानी दे पाए, उसके लिए तो ये बना रहे हैं हम, तो ये भी सुधार की कैटेगरी में आता है। और पूर्वगामी संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुनर्निर्माण, जो आपने ऊपर जो बनाए हैं ना संकर्म, उनका नवीकरण, फिर से आप उसको नव कर रहे हैं, नए नए तरीके से बना रहे हैं, या फिर से निर्माण कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, या परिवर्तन कुछ और बढ़ावा कर रहे हैं, तो ये इन्हीं में फिर से कुछ अच्छा और दोबारा से उसमें रिक्रिएशन कर रहे हैं, तो ये भी इसका आपका जो है सुधार की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्या है, ये सब इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, किंतु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं। अब यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे भाई, ये पूछेंगे कि विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द वर्ड इंप्रूवमेंट, मतलब सुधार शब्द में क्या शामिल नहीं है, सुधार शब्द में क्या शामिल नहीं है, ये आपको देखना है, नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें नहीं है, अस्थाई कुएं और ऐसी जल सरणियां, बांध, समतलन, घेरे या अन्य संकर्म, या ऐसे संकर्मों में छोटे मोटे परिवर्तन, उनकी मरम्मत जो कि उस स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली, दो चीजें पकड़ लो इसमें की पॉइंट, अस्थाई कुएं और जल सरणियां, बांध, सम, ये सब चीज कर रहे हैं ना, अस्थाई है, टेम्परेरी पर्पज के लिए, परमानेंट नहीं है, ठीक है। और क्या करते हैं, या उनकी मरम्मत, ऐसी मरम्मत जो उस एरिया के खेतिहरों द्वारा, जो किसान है, कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है। देखो अस्थाई कुएं, जल सरणियां, समतलन, घेरे, ये सब बना रहे हो ना टेम्परेरी पर्पस के लिए, तो वो सुधार में शामिल नहीं होगा, ये परमानेंट होना चाहिए। और मामूली छोटी मोटी रिपेयरिंग जो सामान्यतः खेतिहर, जो किसान वगैरह करते रहते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं, बड़ा काम करना पड़ेगा कोई तो इसमें शामिल आएगा, ठीक है, तो ये शामिल नहीं है। और क्या है, कोई ऐसा संकर्म जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है, जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूस्वामी की हैसियत में या मौर्षि कृषक की हैसियत से अधिक रखता है, आपने जो कोई ऐसा संकर्म बनाया है, ऐसा कोई भी निर्माण, ऐसा कोई काम किया जिससे किसी के भी खा, आपके नहीं हो सकता, आपके में नहीं, आपके बगल वाले के में, किसी भी व्यक्ति के खा, चाहे भूमि स्वामी के रूप में उसको हेल्ड करता हो लैंड को, या किराएदार, या फिर आप कह सकते हो पट्टेदार के रूप में धारण करता हो, किसी भी रूप में कोई व्यक्ति कोई लैंड होल्ड करता है, और उस लैंड में आपने जो निर्माण किया, आपने जो संकर्म किया है, उसकी वजह से उसमें कोई कमी हो जाती है ना, उसको कोई नुकसान होता है ना, कोई कमी, सारभूत रूप से कमी होती है, ठीक है, मूल्य में सार रूप से कमी होती है, तो ऐसा जो संकर्म है वो भी आपका सुधार की कैटेगरी में। सुधार क्यों है, इंप्रूवमेंट तो इसलिए है ना कि उससे कुछ
मूल्य में वृद्धि हो, और आपका कंस्ट्रक्शन ऐसा है, निर्माण संकर में ऐसा है जिससे उसमें तो मूल्य में और कमी हो रही है। ठीक है, समझे? तो ये जो है दो चीजें सुधार की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है सुधार की डेफिनेशन, ध्यान रखना मेंस के लिए। ठीक है, ये कहते हैं स्पष्टीकरण देख लो भाई, किसी ऐसे संकर्म को जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुंचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार समझा जाएगा। भाई एक भूस्वामी है, ठीक है, एक जो भूमि स्वामी है, उसने क्या किया, एक बीच में, जैसे उसके चारों तरफ उसके खेत थे, बीच में उसने एक कुआं खुदवा दिया, एक नलकूप खुदवा दिया। तो उस कुएं से जो है पानी सारे जो आसपास के जो उसके जो पीस ऑफ लैंड थे, जो भूमि थी, खेत थे, सबको पानी मिल रहा है। तो वो जो सुधार कहता है कि वो जितने भी खातों से उसको पानी जाता है सबके लिए सुधार माना जाएगा। ठीक है, सबके लिए क्या माना जाएगा? सुधार माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है भूमि, लैंड से अभिप्रेत है, इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। से अभिप्रेत है धरती की सतह का कोई भाग, ये है ना सरफेस, लैंड का सरफेस, कोई भाग, चाहे वह जल के नीचे हो या ना हो, और जहां भी संहिता में भूमि के प्रति निर्देश किया गया है वहां उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीजें हैं जो ऐसी भूमि से बद्ध हैं या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हैं। तो भूमि की सतह का कोई भाग, चाहे जल के नीचे हो या ऊपर हो, ये आता है। और क्या आता है? और जहां भूमि वर्ड अगर है तो भूमि से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, बद्ध हैं या बद्ध किसी चीज स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, जकड़ी हुई है ना, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, दीवार हैं, सब जुड़ी रहती हैं। अटैच टू अर्थ, डेफिनेशन ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अटैच टू अर्थ, भूमि से संबद्ध। ठीक है, तो उसमें आपके ये पेड़, झाड़ियां है ना, और आपका ये जो ऐसे हम फिटिंग कर देते हैं, जैसे कोई कोई पिलर खड़ा कर दिया तो पिलर अटैच हो गए ना भूमि से, तो ये सारे चीजें भी कृषि, इसमें भूमि, लैंड की डेफिनेशन में आती। और कोई भी भाग आता है भूमि की सतह का, कोई भाग चाहे जल के नीचे हो ना, दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसको लैंड बोलते हैं। लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन व्यक्ति, नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई? जिसके पास कोई भूमि नहीं है। क्या समझ? लैंडलेस, भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि विहीन है वो, तो भूमिहीन व्यक्ति से विपरीत है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है। क्या? जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ, ना या तो अकेले या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है। नंबर एक चीज तो ये है कि ना तो खुद अकेले, ना अपने परिवार सदस्य के साथ कोई भी भूमि या तो धारण ही नहीं करता, या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित की जाए, या फिर कितनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो कि इस संबंध में विहित की जाए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया है रूल में कि जिसके पास 2 एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़ भूमि है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा अगर प्रिस्क्राइब किया है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उससे कम वाले व्यक्ति को हम ये मानेंगे कि वो लैंडलेस पर्सन है। ठीक है, तो या तो कोई भूमि होल्ड नहीं करता है, या जितना के प्रिस्क्राइब किया गया इस अधिनियम में, इस अधिनियम के बनाए गए रूलों में, ठीक है, रूल्स में, तो उस क्षेत्रफल से कम भूमि, कम लैंड उसके पास है। जब हमने कहा भाई 1 एकड़ से कम भूमि धारण करने वाले को हम मानेंगे कि लैंडलेस है, भूमिहीन है, तो उससे कम भूमि धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमिहीन व्यक्ति, लैंडलेस पर्सन कहते हैं। स्पष्टीकरण कहता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति का कुटुंब, अब हमने क्या कहा था कि अकेले या कुटुंब के सदस्यों के साथ भूमि था, तो फिर कुटुंब में कौन कौन आएगा? प्री का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई पति, पत्नी, संतति और माता पिता, बस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, सिर्फ इस सेक्शन के लिए हम फैमिली में, कुटुंब में इन लोगों को मानेंगे, पति पत्नी, संतति, बच्चे और माता पिता, बस। भाई बहन ये सबको किसी को नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, टाइम लेगी डेफिनेशन, ज्यादा डेफिनेशन है। ठीक है, तो सब्र बनाए रखिएगा, मे बी 2 क्लास में कंप्लीट होंगे ये। ठीक है, देखिए, भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड से अभिप्रेत है इस संहिता के उपबंधों के अधीन रखे गए अभिलेख। कुछ नहीं लिखा भाई, एक
सेपरेट चैप्टर इसके लिए बना दिया गया है, लैंड रिकॉर्ड। उस लैंड रिकॉर्ड में आपके ये भू अधिकार पुस्तिका, भू अभिलेख है ना, खसरा खतौनी, वो सब चीजें होती है ना, उन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है लैंड रिकॉर्ड, भू अभिलेख। अधिकारों का अभिलेख होता है, ठीक है, अधिकार अभिलेख भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि भू अभिलेख से क्या मतलब है कि जो कि संहिता के उपबंधों के अधीन इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं लैंड से रिलेटेड, उनको हम भू अभिलेख कहते हैं। वो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब है भू राजस्व। अभी तक क्या है, इस एक्ट का नाम क्या था भाई, भू राजस्व। भाई एक्ट का नाम क्या है, लैंड रेवेन्यू कोड, लेकिन भू राजस्व को डिफाइन नहीं किया गया तब तक, है ना। एक 58 के डेफिनेशन के साथ छोटा डेफिनेशन हमको मिलता था, लेकिन अब 2018 में, आपको ये शायद चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो बता देता हूं कि एमपीएलआरसी में 2018 में बहुत व्यापक संशोधन किया गया है। चैप्टर के चैप्टर डिलीट कर दिए, 7-8 2 चैप्टर थे, दोनों को हटा के एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। तो बहुत बड़ा मतलब इसमें चेंज किया गया है भू राजस्व संहिता में 2018। अभी रिसेंटली भी 2021 में भी एक 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन वो छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन 2018 में व्यापक अमेंडमेंट किया है। तो उसी टाइम पे यहाँ पे भू राजस्व की परिभाषा डाली गई है, ठीक है। तो भाई इसमें पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है, भू राजस्व कहाँ डिफाइन है, तो भाई 2(1) के डा में डिफाइन है, ठीक है, 2(1) के डा 1 में, ठीक है, 2(1) डा 1 में डिफाइन है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से ये इंसर्ट की गई डेफिनेशन, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई है, ये की गई है आपकी 2018 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 से की गई, क्लियर है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं भू राजस्व से विपरीत है धारित भूमि के लिए, जो भूमि है, जो लैंड है जिसको आप यूज कर रहे हो ना, उसके लिए राज्य सरकार को दे समस्त धन। बस एक लाइन याद रखनी है, राज्य सरकार को दे समस्त धन। जो भी आप भूमि के उपयोग करने के बदले में, है ना, आप भूमि को होल्ड करते हो, आप उसके स्वामी बने घूम रहे हो, तो आपको उसको उपयोग करने के लिए राज्य सरकार को भू राजस्व देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है भाई, हम कोई किराएदार थोड़ी हैं, हम कोई पट्टेदार थोड़ी हैं, सरकारी पट्टेदार भी नहीं है, तो कौन है हम तो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है। फिर भी हमको राज्य सरकार को भू राजस्व क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत सेक्शन 57 से करवाई थी। सेक्शन 57 ये कहता है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, ऑल लैंड बिलोंग टू स्टेट, ठीक है। तो पहला मालिक तो राज्य है, तो इसलिए आपको समस्त धन, और इसमें सम्मिलित है प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति फाटक, ठीक है, और इन व्यक्तियों के अन्य सजाती रूप। कहता फिर उसको चाहे आप प्रीमियम कह लो, चाहे लगान कह लो, पट्टाधन, प्रमुक्ति फाटक, कुछ भी कह लो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना एक लाइन में कि उस लैंड को यूज करने के लिए, धारित भूमि के लिए आप राज्य, जो आप प्रॉपर्टी उस लैंड को होल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, राज्य सरकार को जो दे समस्त धन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम भू राजस्व कहते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, क्लियर है, ठीक है। अभी तो काफी है, चलो ये लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं। ये थोड़ा डेफिनेशन क्लॉज बड़ा है, 2 दिन में कंप्लीट होगा, है ना, कल कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी विधि व्यवसायी। लीगल प्रैक्टिशनर से क्या मतलब, विधि व्यवसायी से विपरीत है कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है एक 1879 के अधीन या तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि या फिर कोई लॉ और कोई लॉ उस टाइम फोर्स में, उसके अधीन मध्य प्रदेश के न्यायालयों में किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का, इस एक्ट के अधीन जो लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार है, अधिकारी है या अधिकार रखता है मध्य प्रदेश के कोर्ट में, न्यायालयों में क्या करने का, विधि व्यवसाय, लीगल प्रैक्टिस करने का, तो उसे हम लीगल प्रैक्टिशनर, विधि व्यवसाय कहते हैं। बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बताता था उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना, ठीक है। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।